जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे इनवॉइसिंग के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको रेगुलर डीलर के बारे में बताया था और कंपोजिशन डीलर के बारे में बताया था ना। आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका इनवॉइसिंग। देखिए, इनवॉइस होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए। कह रहा है कि इनवॉइस किसी भी टैक्स कॉम्प्लीमेंट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पार्ट है। इसलिए इनवॉइस के नियम को समझना बहुत आवश्यक है। और जीएसटी में दो प्रकार के इनवॉइस इशू करने का प्राविधान है, जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे क्या होता है कि जैसे कि अगर आप किसी गुड्स को परचेज करते हैं, तो आपको ये इनवॉइस मिल जाती है। उसमें आपको इनवॉइस नहीं बनाना होता है। लेकिन वही जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं, उस केस में आपको इनवॉइस प्रिंट करके आपको कस्टमर को देना होता है। तो जैसे कि ये जीएसटी में जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, इसमें जो भी हम एंट्री करते हैं, इस जीएसटी के अंतर्गत हम दो प्रकार के इनवॉइस इशू करते हैं, जिसे कह रहा है कि निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। अब कौन कौन सा हम इनवॉइस यहाँ पे प्रिंट करके देते हैं, तो देखिए यहाँ पे इनवॉइस के बारे में दिया हुआ। देखिए, एक होता है आपका कॉपी ऑफ इनवॉइस और एक आपका होता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये दो प्रकार के इनवॉइस आपको देना होता है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है और इसी को टेबल में यहाँ पे बनाया गया है। देखिए, दो प्रकार का इनवॉइस, ये कौन कौन सा इनवॉइस है, तो एक आपका टैक्स इनवॉइस होता है और एक आपका बिल ऑफ सप्लाई होता है। तो जैसे कि यहाँ पे तो रेगुलर डीलर के लिए अलग से दिया हुआ है और प्लस कंपोजिशन डीलर के लिए दिया हुआ है। जो हमारी इनवॉइस की जो कॉपी होती है, वो मुख्यतः इनवॉइस आपका दो प्रकार का होता है। एक जब हम किसी गुड्स को हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, और एक जब हम किसी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स सप्लाई किया जाए, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि दो प्रकार का, यहाँ पे एक होता है आपका टैक्स इनवॉइस, और यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि जैसे दो प्रकार के आपके इनवॉइस होते हैं, एक आपका टैक्स इनवॉइस होता है, दूसरा आपका बिल ऑफ सप्लाई होता है। तो टैक्स इनवॉइस क्या होता है और बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, दोनों में अंतर अगर हम समझें, तो इसमें पहला ऑप्शन आता है टैक्स इनवॉइस। याद करिए, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि रेगुलर डीलर का जो टर्नओवर होता है, वो मैंने एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट मैंने क्या बताया था, रेगुलर के लिए क्या होता है, 1.5 करोड़ से ऊपर होता है। और कंपोजिशन के लिए मैंने आपको बताया था कि 1.5 करोड़ से नीचे होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपकी टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार केवल रेगुलर डीलर को ही दिया जाता है। ठीक है ना, टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार रेगुलर डीलर को ही दिया जाता है। तो वही बातें इसमें बताया जा रहा है टैक्स इनवॉइस के बारे में। कह रहा है कि जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, तो उसे टैक्स इनवॉइस अनिवार्य रूप से इशू करना होता है। और मैंने आपको टैक्सेबल गुड्स के बारे में बताया था। टैक्सेबल गुड्स क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको डीपली बताया था। मतलब ऐसा गुड्स हम सेल कर रहे हैं जिसपे हम जीएसटी कस्टमर से लेने का काम कर रहे हैं, ऐसे गुड्स को हम टैक्सेबल गुड्स बोल सकते हैं। तो जब रेगुलर डीलर किसी ऐसे गुड्स को सप्लाई करेगा, करे कि जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर, यानी कि कोई ऐसा डीलर है जिसका रेगुलर में रजिस्ट्रेशन हुआ है, रेगुलर स्कीम के अंतर्गत वो आता है, और वो ऐसे गुड्स को सप्लाई करता है जिसमें वो टैक्स लगा हुआ है, जीएसटी लगा हुआ है, तो कह रहा है कि गुड्स को सप्लाई करता है, तो उसे अनिवार्य रूप से टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार दिया गया। समझ में आ रहा है ना। जब रेगुलर डीलर ऐसे गुड्स को सेल करे जो टैक्सेबल गुड्स हो, तो इस केस में टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार केवल और केवल रेगुलर डीलर को ही दिया जाता है। अब चलिए, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो बिल ऑफ सप्लाई के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले कह रहा है कि जो बिल ऑफ सप्लाई होता है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित दो कंडीशन में इशू करना होता है। बिल ऑफ सप्लाई निम्नलिखित दो ही कंडीशन में इशू करना होता है, जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया जाए। अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले कि अगर वो टैक्सेबल गुड्स को सेल करता है, तो उस केस में वो टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार उसको दिया गया। लेकिन अगर एग्जेम्प्टेड करता है, एग्जेम्प्टेड का मतलब ये होता है कि ऐसे गुड्स को सेल करे जिसपे कोई जीएसटी ही ना हो, इस केस में आपको बिल ऑफ सप्लाई करने का अधिकार किसको दिया गया है, टैक्स मतलब इसको रेगुलर वाले को दिया गया। आप दोनों में यही समझिए कि अगर रेगुलर डीलर किसी ऐसे गुड्स को सेल करता है जिसपे जीएसटी लगा हो,
तो इस मामले में वो टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार उसको दिया गया। अगर रेगुलर डीलर किसी ऐसे गुड्स को सेल करता हो जिसपे जीएसटी न लगा हो तो बिल ऑफ सप्लाई देने का अधिकार किसको दिया गया है? रेगुलर डीलर को दिया गया। एग्जेम्प्टेड सेल करेगा तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, और अगर टैक्सेबल गुड्स सेल करेगा तो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा कौन? रेगुलर डीलर। क्लियर हुआ? अब चलिए, अब तो ये मैंने आपको बताया अभी केवल टैक्स मतलब ये केवल आपको मैंने आपको बताया रेगुलर के बारे में मैंने आपको बताया। अगर ऐसे ही अगर आपसे कंपोजिशन के बारे में पूछा जाए तो कंपोजिशन के लिए क्या नियम होता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स सप्लाई किया जाता है, जब कंपोजिशन डीलर के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई ऐसा डीलर है जो अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जो है कंपोजिशन स्कीम में करवाया है, तो वो या तो वैसे प्रोडक्ट बेचे जिसमें जीएसटी लगा हो या बिना जीएसटी वाला, दोनों ही मामलों में वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करने का अधिकार उसको दिया गया। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान के चलिए कि कंपोजिशन डीलर ऐसे प्रोडक्ट को बेच रहा है जो टैक्सेबल गुड्स है, टैक्सेबल का मतलब जिसपे जीएसटी लगा हुआ, या कंपोजिशन डीलर ऐसे गुड्स को बेच रहा है जिसपे जीएसटी नहीं लगा हुआ, तो दोनों ही मामलों में टैक्स इनवॉइस करने का अधिकार किसको नहीं दिया जाता है? कंपोजिशन को नहीं दिया जाता है। इन दोनों मामलों में कंपोजिशन डीलर बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करता है। तो इनवॉइस के इसमें दो प्रकार दिए गए हैं, एक है आपका कॉपी ऑफ इनवॉइस और एक है आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो देखिए इसमें अगर हम कॉपी ऑफ इनवॉइस के बारे में बात करें तो इसमें 3 प्रकार के ऑप्शन आते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स आता है, तो कॉपी ऑफ इनवॉइस में पहला सप्लाई ऑफ गुड्स आता है, इसकी 3 कॉपी बनती है। इस इनवॉइस की कितनी कॉपी बनती है? 3 कॉपी बनती है। पहला लिखा हुआ है ओरिजिनल इनवॉइस, ये कह रहा है कि इशू फॉर रिसीवर रिसिपिएंट्स ऑफ गुड्स, और सेकंड आपका लिखा है डुप्लीकेट कॉपी, इशू फॉर ट्रांसपोर्टर्स, और जो तीसरा दिया वो है आपका ट्रिपलेट कॉपी और लिखा हुआ है रिटेन बाय द सप्लायर। अब ये तीनों ऑप्शंस के बारे में आप समझिए। जैसे कि मान के चलिए अगर हम हमारा व्यापार मान के चलिए पडरौना में है, कहाँ पे है? पडरौना में, और हम गोरखपुर वाले बिजनेसमैन को, अपने गोरखपुर के कस्टमर को हम गुड्स क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए किसका हम हेल्प लेंगे? ट्रांसपोर्ट का हेल्प लेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से माल वहां तक क्या करेंगे? भिजवाएंगे। जैसे कि मान के चलिए ये पडरौना वाला सेल कर रहा है किसको? गोरखपुर वाले। तो गोरखपुर का भी मतलब क्या होगा? जैसे ये जब ये रसीद बनाएगा, जब ये इनवॉइस बनाएगा, तो ये 3 इनवॉइस इशू करेगा। कितना इनवॉइस? 3 इनवॉइस इशू करेगा। तो जो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है ओरिजिनल इनवॉइस, ये दे देगा किसको? गोरखपुर वाले को, क्योंकि यही गुड्स को क्या किया है? परचेज किया है, खरीदा। और जो इसकी दूसरी कॉपी होगी, ये दूसरा कॉपी दे देगा जो बीच में आपका ट्रांसपोर्ट खड़ा है, जो आपका पडरौना का माल गोरखपुर तक लेके जाने का काम कर रहा है। तो ये सेकंड वाले व्यक्ति को यहाँ पे सेकंड वाली रसीद मिल जाएगी। और थर्ड वाली रसीद किसको मिलती है? तो थर्ड वाली रसीद उसको मिलती है जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट को क्या किया है? सेल किया, ताकि अगर इसको कोई कंफ्यूजन हो तो आसानी तरीके से अपने सप्लायर से ये समझ सके कि मैंने उस डेट में परचेज किया था कि नहीं किया था। समझ में आ रहा है ना? लेकिन मेन रसीद मिलता किसको है? तो जिसको हम सेल करते हैं। वही बात इसमें लिखा हुआ है, इशू फॉर रिसीवर या रिसिपिएंट्स ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स को कौन रिसीव कर रहा है, गुड्स को कौन प्राप्त कर रहा है, तो हमारा कस्टमर हुआ ना। तो मेन रसीद इसको मिलती है, पहली कॉपी इसको दिया जाता है जिसको हम सेल करते हैं, और दूसरी कॉपी ट्रांसपोर्टर को दिया जाता है। जब तक हम उसको कॉपी दूसरा नहीं देंगे तब तक क्या उसको पता चलेगा कि हमको गुड्स को कहाँ पे ले जाकर के देना है? समझ में आ रहा है ना? तो ये दूसरी कॉपी ट्रांसपोर्टर को दिया जाता है, और जो उसकी ट्रिपलेट कॉपी होती है ये कह रहा है कि रिटेन बाय द सप्लायर, और ये हमारे बिजनेस का सप्लायर है ना, तो ये इनके पास रहता है, ताकि अगर ये कस्टमर को अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, इनवॉइस मैचिंग नहीं हो पा रहा हो, या फिर मान के चलिए कि उसको उनको पैसा पेमेंट करना हो, तो ये अपना रसीद लेकर के जब सप्लायर के पास आएंगे तब ये बताएंगे कि ऐसा है कि इस डेट में मैंने आपको इतने रुपए का प्रोडक्ट सेल किया था, जिसकी इनवॉइस मैंने आपको दिया था, और इतना पैसा बकाया है, इतना पैसा आप ये बिल के थ्रू आप क्या कर दीजिए? भुगतान कर दीजिए, तभी तो मैचिंग हो पाएगी ना। तो ये जो होता है, ये तीसरा कॉपी जो मिलता है, तो तीसरा कॉपी सप्लायर अपने पास रखता है, तीसरा कॉपी सप्लायर अपने पास रखता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए, अब आता है आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अभी तो ये रहा केवल गुड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जब हम किसी गुड्स को हम सेल करेंगे तो कितनी कॉपी जनरेट होता है? 3 कॉपी जनरेट होता है। फर्स्ट आपका आता है किसके लिए? रिसीवर के लिए,
और सेकंड आता है ट्रांसपोर्टर के लिए, और थर्ड आता है अपनी सप्लायर के लिए। किसी को कोई कंफ्यूजन? अब चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में हम बात करें, तो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सर्विसेज। तो सर्विसेज का मतलब ये होता है कि जब हम कोई सेवाओं का लाभ ले रहे होते हैं, क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत मैंने आपको बताया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम होता है। तो गुड्स को भी सेल करते हैं, इसके साथ साथ सर्विस को भी प्रोवाइड करते हैं, और दोनों ही मामलों में इनवॉइस इशू करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन किस इनवॉइस का कितनी कॉपी बनेगी वही आज की क्लास में मैं आपको डिटेल में बताया। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जब हम किसी सर्विस को सप्लाई करते हैं, जब हम किसी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें मात्र आपका 2 कॉपी बनता है। कितना कॉपी? इसमें मात्र आपका 2 कॉपी बनता है। ये कौन कौन सा कॉपी है? तो देखिए इसमें दिखाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 2 कॉपी कौन कौन सा है। तो एक कह रहा है कि आपका ओरिजिनल इनवॉइस के नाम से आता है, और एक डुप्लीकेट कॉपी के नाम से आता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आप लोग एजुकेशन ले रहे हैं, तो एजुकेशन के बदले आप लोग क्या करते हैं? फीस जमा करते हैं, जमा करते हैं ना। तो एक क्या होता है कि एक रसीद काट करके आपको दे दिया जाता है, और एक रसीद की कॉपी यहाँ पे ऑफिस में रख लिया जाता है, ताकि कल की डेट में अगर आपका रसीद गुम हो जाए तो भी हम आसानी तरीके से अपनी पुरानी वाली कॉपी से ये मिला सके कि रियल में आपने इतना फीस जमा किया था कि नहीं किया। समझ में आ रहा है ना? तो ये 2 प्रकार के इनवॉइस होते हैं, ये इनवॉइस को समझना बड़ी ज्यादा जरूरी होता है। तो वही इसके टेबल में भी बताया गया। देखिए कह रहा है कि जब रेगुलर डीलर, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सेल करता, तो ये क्या इशू करता है? टैक्स इनवॉइस इशू करता है। मैंने अभी आपको बताया जब रेगुलर डीलर, कोई व्यक्ति ऐसा है, हाँ रेगुलर डीलर कब कहलाएगा? तो जब 1.5 करोड़ से ज्यादा वो टर्नओवर करता होगा, तभी तो वो कराएगा अपना। तो जैसे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा डीलर है जो अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में कराया है, और वह ऐसे गुड्स को बेच रहा है जो टैक्सेबल है, जिसपे वो टैक्स चार्ज कर रहा है, तो इस केस में वो टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार उसको दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? जिस बिल पे भी, अगर जिस इनवॉइस पर भी अगर टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ आएगा, आप ये समझिएगा कि ये रेगुलर डीलर के द्वारा और ऐसे गुड्स को सेल किया गया है जिस पे टैक्स पहले से लगा हुआ। क्लियर हुआ? अब सेकंड जो आपका दिया हुआ है रेगुलर डीलर के अंतर्गत, ये कह रहा है कि अभी तो मान के चलिए कि मैंने टैक्सेबल के बारे में बताया, अगर एग्जम्प्टेड के बारे में आपसे बात किया जाए, तो मान के चलिए कि अगर ये टैक्सेबल गुड्स करता है तो टैक्स इनवॉइस देता है, और ऐसे गुड्स को सेल किया जाए रेगुलर के द्वारा जो एग्जम्प्टेड हो, जिस गुड्स पे कोई जीएसटी लगा ही ना हो। समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा गुड्स ये सेल कर रहा हो जिसपे 1% भी जीएसटी चार्जेबल नहीं है, और वो किसके द्वारा सेल किया जा रहा है? रेगुलर डीलर के द्वारा सेल किया जा रहा है। कोई ऐसा डीलर है जो रेगुलर डीलर में अपना एजुकेशन मतलब अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, और वो ऐसा गुड्स बेच रहा है जिसपे 1% भी जीएसटी नहीं लगा हुआ, तो ऐसे के लिए आपको बोला जाता है कि ये जो इशू करेगा इसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करने का अधिकार दिया है। उसके इनवॉइस के सबसे टॉप में बिल ऑफ सप्लाई ही लिख करके आएगा, टैक्स इनवॉइस लिख करके नहीं आएगा। दोनों में अंतर समझ में आया? अब चलिए तीसरा जो दिया है, ये तो अभी केवल रेगुलर के लिए था। किसके लिए था? केवल रेगुलर के लिए था। अब जो अगला जो दिया है वो है आपका कंपोजिशन डीलर, और कंपोजिशन डीलर के लिए मैंने आपको बताया था इसके लिए क्या क्या नियम होता है। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन आपका दिया है, एक आपका रेगुलर डीलर दिया है, दूसरा आपका कंपोजिशन डीलर दिया है। तो रेगुलर डीलर के लिए मैंने आपको बताया था कि रेगुलर डीलर में रजिस्ट्रेशन कौन व्यक्ति करा सकता है, कौन ऐसे डीलर होगा जो रेगुलर स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 1.5 करोड़ से ज्यादा उसका टर्नओवर होना चाहिए। और टर्नओवर ये क्वेश्चन है, देखिए बार बार आपसे पूछा जाता है टर्नओवर के बारे में। जब भी आपसे बात किया जाए तो आप बता सकते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक वो अपनी बिजनेस में क्या सेल कर रहा है, वो कितने रुपए का सेल कर रहा है, उसी को हम टर्नओवर बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे बताया गया था जैसे कि रेगुलर डीलर है, तो अगर वो टैक्सेबल गुड्स को सेल करेगा तो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। अगर रेगुलर डीलर एग्जेम्प्टेड गुड्स को सेल करता है तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। अगर कंपोजिशन डीलर टैक्सेबल को करे एग्जेम्प्टेड को करे, दोनों मामलों में बिल ऑफ सप्लाई इशू करने का अधिकार किसको दिया गया है? कंपोजिशन डीलर को दिया गया।
आप कोई कंफ्यूजन किसी को? और कंपोजिशन के लिए जो स्कीम था एक बार समझ लीजिए। पहला आप समझिए कि कंपोजिशन जो डीलर होता है वो अपने जो भी उसकी एनुअल टर्नओवर होता है उसका 1% गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना होता है, वो भी 3 महीने में मात्र एक बार देना होता है। ये पहला आपको वो रूल था इसका, किसका? कंपोजिशन का। और इसका दूसरा रूल ये था कि कंपोजिशन डीलर वाले को टैक्स लायबिलिटी भी नहीं प्राप्त होती है, प्लस आईटीसी भी नहीं मिलती है। ये मैंने आपको बताया था। अगर कंपोजिशन डीलर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कंपोजिशन डीलर में स्कीम में रजिस्ट्रेशन अपना कराया है, तो अगर किसी प्रोडक्ट को सेल करेगा तो उसकी टैक्स लायबिलिटी भी नहीं बढ़ेगी और परचेज करेगा तो आईटीसी भी प्राप्त नहीं होती। और इसके लिए और रूल था कंपोजिशन के लिए कि इसको जो है अपने जीएसटी में स्टॉक मेंटेन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। समझ में आ रहा है ना? इसको अपने जीएसटी में पूरा स्टॉक भी मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। गवर्नमेंट बस यही कहता है कि आप एनुअल मतलब अगर देखा जाए तो जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी आप टर्नओवर कर रहे हैं, आप कितना भी टर्नओवर करिए मतलब उससे नहीं है, जितना आप टर्नओवर करेंगे मात्र उसका 1%, और वो भी 3 महीने एक बार आप क्या करिएगा? हमको टैक्स के रूप में जमा करने का काम करिएगा। ये आपके कंपोजिशन डीलर के लिए था। लेकिन कंपोजिशन डीलर जो होता है वो दोनों ही मामले में, अगर कंपोजिशन डीलर ऐसे गुड्स को सेल करेगा जिसपे जीएसटी लगा हुआ है तो उस मामले में उसके बिल पे क्या लिखा रहेगा? बिल ऑफ सप्लाई लिखा रहेगा। अगर एग्जेम्प्टेड को भी सेल करेगा तो उसके बिल पे क्या लिखा होगा? बिल ऑफ सप्लाई ही लिखा होगा। क्योंकि ओनली फॉर ओनली अगर देखा जाए तो केवल और केवल टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार वो भी केवल रेगुलर डीलर को ही दिया जाता है, और वो भी कब? तो जब टैक्सेबल गुड्स को सेल करेगा तब। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो कल की क्लास हम लोग एचएसएन के बारे में सीखा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शेष हम लोग कल से जो है एचएसएन के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है।